शर्मा जी के छोले भटूरे बहुत मशहूर थे। पूरा दिल्ली शहर जानता था शर्मा जी छोले भटूरे वालों को। दूर दूर से लोग लाजपत नगर उन्हीं की दुकान पर छोले भटूरे खाने के लिए आते थे। सीमा शर्मा जी की भांजी, जिसकी शादी लाजपत नगर में ही तय हुई थी, आज शर्मा जी की दुकान पर मिलने आई। नमस्ते मामा जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया बिटिया, अचानक यहाँ दुकान पर? मामा जी, आप तो जानते हो मेरी शादी यहीं लाजपत नगर में ही तय हुई है। मैंने जब इनको और देवर जी को आपके बारे में बताया तो ये दोनों तो पहचान गए। पहले भी ये दोनों आपके पास छोले भटूरे खाने के लिए आते थे और अब तो वैसे भी रिश्तेदारी हो गई है, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा भी दूंगी पर्सनली और छोले भटूरे भी खा लेंगे सब। हाँ, बहुत अच्छा किया बिटिया। मामा जी, अब तो हम आपको प्यार से मामा जी कहेंगे, क्योंकि आप भाभी के मामा जी हो तो हमारे मामा जी भी हुए। और कायदे से देखा जाए तो मामा भांजे से पैसे नहीं लेते। क्यों, सही कह रहा हूँ ना भाभी? अरे मामा जी पैसे क्यों लेंगे? ये दुकान अपनी तो है। क्यों मामा जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम तो हमारी सीमा के ससुराल से हो तो पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? शर्मा जी थोड़े से खिसिया तो गए पर कुछ बोल नहीं पाए। कुछ दिनों बाद सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद सीमा के ससुराल में उसकी जेठानी के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए सबने शर्मा जी के छोले भटूरे बनवाने का ही विचार किया। सीमा, एक बार मामा जी से पूछ लो कि कितना खर्चा आएगा, हम उसके हिसाब से रखवा लेंगे। भाभी आप टेंशन मत लो, मामा जी ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। पर बहू, पूछना तो फर्ज बनता है। अरे पूछना क्या है शर्मा जी, हमारे घर के ही तो हैं। हमारी बहू के सगे मामा है तो हम अपने आप से पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें खुद ही एक बार बताने दो। मैं मामा जी से एक बार बात कर लेती हूँ। सीमा ने शर्मा जी को फोन मिलाया और बात की। सीमा बेटिया, जन्मदिन के लिए घर पर छोले भटूरे बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुकान पर काम बहुत होता है, दुकानदारी खराब हो जाएगी। तुम कहो तो मैं किसी और का ठेला लगवा देता हूँ। मामा जी, घर वालों को आपके हाथ के छोले भटूरे पसंद है, आपका नाम पूरी दिल्ली में फेमस है। सीमा ने बार बार जोर दिया तो शर्मा जी छोले भटूरे जन्मदिन में बनाने के लिए तैयार हो गए। भांजी का घर है, ये सोचकर ऐसा ना हो कि तुम पूरे पैसे ना लो। अरे तुम्हारा सामान और मेहनत है, उसके पूरे पैसे मांग लेना, मांगने में शर्माना मत। हाँ ठीक है, सब कुछ पैक करके मैंने भिजवा दिया, बस सीमा के घर ही जा रहा हूँ। तुम भी तैयार होकर पहुँच जाना, तुम्हें भी तो बुलाया है। हाँ ठीक है। सीमा के मम्मी पापा के साथ साथ उसकी मामी भी जन्मदिन में पहुंची। शर्मा जी के छोले भटूरे पार्टी में बन रहे हैं, ये बात सुनकर सभी रिश्तेदार जिनकी आने की भी उम्मीद नहीं थी वो भी पहुंच गए। शर्मा जी के छोले भटूरे का नाम सुना था, आज खाकर भी देख लेंगे। वैसे तो मैं आ नहीं रही थी, पर जब मुझे पता चला कि तुमने बंटी के जन्मदिन पर शर्मा जी के छोले भटूरे बनवाए हैं, तो मैं तो बिना तैयारी के ही चली आई। अच्छा किया चाची जी, मैं आप सबके लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। भाभी, मामा जी कह रहे छोले भटूरे रेडी हैं। क्या शर्मा जी छोले भटूरे वाले सीमा के मामा हैं? जी चाचा जी, वो मेरे मामा हैं। बहुत बढ़िया बात रही है, तो फिर ज्यादा खर्चा भी नहीं आया होगा। सुनती हो, एक काम करते हैं, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह आ रही है ना, उसमें शर्मा जी के छोले भटूरे ही रख लेते हैं। मेहमान बड़े खुश होकर खाएंगे और जहां तक मैं जानता हूँ ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि रिश्तेदार बहुत नजदीक के हैं। अब नजदीक की रिश्तेदारी का फायदा तो उठाना ही चाहिए। इस तरह से बातें करते हुए सबने उस दिन शर्मा जी के छोले भटूरे उंगलियां चाट चाट कर खाए। शर्मा जी इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें उनकी मेहनत के पैसे मिले, पर घर वाले तो मेहमानों के बीच व्यस्त थे, इसलिए शर्मा जी पैसे नहीं मांग पाए और वापस चले गए। और जाओ रिश्तेदारी में काम करने के लिए, कितनी बार कहा है रिश्तेदारों के लिए कुछ मत किया करो। अरे ये लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं, अगर पैसे देने होते तो पहले एडवांस देते, अब मांगने थोड़ी जाओगे। लड़की का घर है, मुंह से थोड़ी मांगोगे, खुद देते तो खुद पकड़ाते पैसे हाथ में। सुबह से तुम लगे रहे छोले भटूरे बनाने में, जरूरत ही नहीं थी हाँ करने की। हाँ, मैं अभी सुषमा दीदी को फोन पर बात करती हूँ, उनकी बेटी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे नहीं सुधा, सुषमा दीदी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है भूल गए होंगे मेहमानों के बीच, याद आएगा तो कल परसों में खुद ही दे जाएंगे। शर्मा जी ने पत्नी को चुप करवा दिया, पर अगले कुछ दिनों तक सीमा के ससुराल से कोई भी पैसे देने के लिए नहीं आया। उसी बीच शर्मा जी को सीमा की जेठानी के चाचा ने फोन मिला दिया। नमस्कार शर्मा जी, पहचाना? रचना का चाचा बोल रहा हूँ, उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना बंटी के जन्मदिन पर। जी जी याद आया, नमस्कार। नमस्कार जी, वो ऐसा है, मैंने आपसे कहा था ना हमारी 25वीं सालगिरह आ रही है, तो उसी के शुभ अवसर में हम एक पार्टी दे रहे हैं अपने खास रिश्तेदारों को। अब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं तो काफी दोस्त और रिश्तेदार आएंगे। हमने बताया था कि आप सीमा के मामा हो, तो सबने कहा अब तो पार्टी में शर्मा जी के छोले भटूरे ही खाएंगे, इसीलिए आपको फोन किया। आप हमारे घर छोले भटूरे का प्रबंध कर सकते हैं। जेठानी के चाचा सुदर्शन की बात सुनकर शर्मा जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पहले ही सीमा के ससुराल वालों ने उन्हें पिछले काम के पैसे नहीं दिए थे।
पीछे से पत्नी जी इशारा कर रही थी कि मना कर दो, पर शर्मा जी अपनी आदत के अनुसार मना नहीं कर पाए। उन्होंने हाँ कह दी। अरे एक बार धोखा खाकर समझ नहीं आया, अब दोबारा फिर रिश्तेदारी के लिए काम कर रहे हो। पछताओगे देखना, ये लोग भी पैसे नहीं देंगे और काम निकलवा लेंगे। शर्मा जी ने रिश्तेदारी के कारण एक बार फिर हाँ कह दी। पर फंक्शन से ठीक एक दिन पहले शर्मा जी की दुकान पर अचानक स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ गया। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि छोले में मिलावटी तेल और खराब मसाले का इस्तेमाल होता है। हमें शिकायत मिली है, हम सैंपल लेंगे और रिपोर्ट आने तक दुकान सील रहेगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, मैंने आज तक कभी मिलावट का सामान नहीं बेचा। हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए, हटिए यहाँ से। दुकान पर छापा पड़ने की खबर आग की तरह फैल गई। शर्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। इतने सालों की मेहनत एक झूठी शिकायत के नीचे दबती दिख रही थी। मामा जी की दुकान पर छापा पड़ गया, लेकिन कैसे? मिलावट की शिकायत? ये तो सीधे सीधे बदनामी है। सुदर्शन जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें बात हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान और पुराने विभागीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया और असली कारण जानने में जुट गए। मुझे अंदर के आदमी से पता चला है कि यह शिकायत झूठी है और शर्मा जी के एक पुराने दुश्मन ने पैसे देकर दर्ज करवाई है। मैं खुद इसकी जांच करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद असली मुजरिम पकड़ा गया, जिसने शर्मा जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दी थी। वो व्यक्ति शर्मा जी का पुराना दुश्मन था। शर्मा जी, एडवांस के पैसे हमने अपनी शादी की सालगिरह की डेट बदलकर आगे कर दी थी, क्योंकि छोले भटूरे बनेंगे तो शर्मा जी के हाथों के ही बनेंगे। आप सबने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। मैं समय पर आ जाऊंगा। शर्मा जी की पत्नी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि सीमा के ससुराल वालों ने शर्मा जी के लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात। उस दिन शर्मा जी को एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते की असली परख दुख के समय होती है। जो रिश्ते दुख में काम आते हैं वही सच्चे होते हैं। एक्सक्यूज मी, दिल्ली की वो फेमस वंश छोले भटूरे वाला रेस्टोरेंट कहाँ है? जी यहाँ से राइट लेकर ही जो कॉर्नर है ना, वहीं पर वो वंश रेस्टोरेंट है। छोले भटूरे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। कुछ देर बाद अंजलि अपने पति, बच्ची और सास ससुर के साथ उस छोले भटूरे वाली के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और वहां अपनी बहन बबीता को देखकर गुस्से से भर जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों सगी बहनें होकर उनमें इतनी नफरत थी? अंजलि और बबीता दोनों सगी बहनें थीं। दोनों जैसे ही बड़ी हुई, उनके किसान पिता ने उनके हाथ पीले कर दिए। उन दोनों की शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई, लेकिन अंजलि के पति ने तरक्की करके जहां शोहरत कमा ली, तो वहीं अंजलि के पति ने दारू के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया और वो छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। आप दिन रात इतनी शराब पीते हैं, सारे पैसे इसी में उड़ा देते हैं। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। ये बात सुनकर राजू बबीता को डंडों से मारने लगता है। यही बबीता की जिंदगी थी। वो जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। फिर एक रोज ज्यादा शराब पीने के कारण राजू की मौत हो गई। बबीता मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी, लेकिन जब गांव में भी काम मिलना कम हो गया तो वो शहर में अपनी अमीर बहन अंजलि के घर चली गई। देखो बबीता, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर, अब तुम शहर में कुछ काम ढूंढ लो, वैसे भी गांव में तो कुछ रखा नहीं है। बबीता अब उनके साथ उनके घर के एक कमरे में रहने लगी। वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, साथ ही बाहर जाकर अपने लिए काम की तलाश भी करती, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक रोज बबीता सबके लिए छोले भटूरे बनाती है, जिसे खाकर उसकी अमीर बहन के ससुराल वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अंजलि बहू, आज खाने में क्या बनाया है भाई? मुझे जो है बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी बबीता छोले भटूरे लेकर आती है। बाबूजी, मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो मैं सुबह सुबह ही 4-5 भटूरे खा जाऊंगा। ये तो हम दिल्ली वालों की जान है। हाँ। जीजा जी, आप 4-5 तो क्या 8-10 खा लीजिए, मैं खुशी खुशी खिला दूंगी। काश मेरी अंजलि भी अच्छा खाना बना पाती। लेकिन इसे तो सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। सच में हैं दोनों बहनें, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सब बबीता के हाथ के छोले भटूरे खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहन की तारीफ सुनकर अंजलि जल भुन जाती है। बहुत हुआ, जब से ये आई है सब बस इसी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब मुझे कुछ भी करके इसे घर से निकालना ही होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति इसका दीवाना हो जाए। वैसे भी सुना है मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है।
बबीता के आने से घर में सभी खुश थे क्योंकि अब उन सबको अच्छा अच्छा खाना खाने को जो मिल रहा था। लेकिन इन सब से अंजलि को बड़ा गुस्सा आता। लेकिन एक रोज तो हद ही हो गई। अंजलि ने जलन के मारे बबीता के बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया और फिर, बबीता, रिया स्कूल से आ गई है, तुमने उसके लिए ओट्स बना दिए? हाँ दीदी, मैं बस वंश को सुलाकर आती हूँ, फिर रिया को खाना डालकर देती हूँ। यही सही मौका है, खिड़की खोल देती हूँ, बिल्ली आ जाएगी। अंजलि जल्दी से जाकर खिड़की खोल देती है। फिर जैसे ही बबीता रिया को ओट्स देती है तो बिल्ली उसकी थाली पर झपट्टा मार देती है, जिसे खाते ही बिल्ली की वहीं पर मौत हो जाती है। बबीता, ये सब क्या है? इसका मतलब तुमने मेरी बेटी के खाने में जहर मिलाया था ताकि मेरी बेटी मर जाए और फिर सब तेरे मुन्ना को ही प्यार करें। तुम तो सचमुच बड़ी ही खतरनाक हो। तुम जलती हो ना मेरे पैसों से कि मैं इतनी अमीर हूँ, इतनी ऐश से जी रही हूँ, और एक तुम्हारी जिंदगी है बिल्कुल नौकरों जैसी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकल जा मेरे घर से। अंजलि घर वालों को ये यकीन दिला देती है कि बबीता ने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर सबने उसे उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। शहर में कोई ठिकाना न होने के कारण वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर फ्लाईओवर के नीचे रहने लगती है। उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने के लिए कोई छत। अब क्या करूं? वंश के साथ यूं दर दर भटकना भी तो ठीक नहीं है। मुझे अपना कोई काम करना होगा जिससे मैं अपना और मुन्ना का पेट पाल सकूं। तभी उसकी नजर एक बेकार पड़े पुराने ठेले पर जाती है। छोले भटूरे। हाँ, इस ठेले पर मैं अगर छोले भटूरे बनाकर बेचूं तो मैं कुछ पैसे तो कमा ही लूंगी। वैसे भी यहाँ आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान भी नजर नहीं आ रही। बबीता अपने कान की बालियां बेचकर छोले भटूरे बनाने का जरूरी सामान ले आती है और फिर अगले दिन से बस स्टॉप के पास ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। अरे चलना राधा, उसके छोले भटूरे खाते हैं, देखना कितने फूले फूले। हाँ चल, अब तो वो देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। दोनों उसके छोले भटूरे खाते हैं जो कि उन्हें बड़े ही टेस्टी लगते हैं। अब उसके पास काफी लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब वो किराए का कमरा लेकर उसमें अपने मुन्ना के साथ रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। साल भर में ही उसके हाथ के भटूरे पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते हैं। अब वो खुद की दुकान खोल लेती है और उसमें कुछ स्टाफ को रख लेती है। एक रोज अंजलि की बेटी रिया भी दिल्ली के वो फेमस छोले भटूरे खाने की जिद करती है। अंजलि अपनी बेटी और घर वालों के साथ उस रेस्टोरेंट की ओर जाती है। आज साल भर बाद दोनों का आमना सामना होता है। दीदी, आप सब यहाँ आओ ना, बैठो। तू गरीब यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो औकात भी नहीं है इतने महंगे भटूरे खाने की। ओह अच्छा अच्छा, अब समझी, तू यहाँ बर्तन धोने का काम करती होगी। रेनू, एक लग्जरी टेबल पर छोले भटूरे लस्सी के साथ मक्खन मारकर इन सबको सर्व करो। और हाँ, इस टेबल का बिल नहीं बनेगा। जी मैडम। मैडम? हाँ, ये रेस्टोरेंट बबीता मैडम का है जो इन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा है। यही वो दिल्ली की फेमस छोले भटूरे वाली है। ये सुनते ही अंजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर बबीता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मैंने उस खाने में जहर मिलाया था क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे, इसलिए मैं तुमसे जलने लगी थी। तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी, आप माफी मत मांगिए, और अगर आप मुझे उस दिन नहीं निकालती तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो पाती और सारी दिल्ली में फेमस कैसे हो पाती। दोनों बहनें सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं